कि विक्रम संवत हम क्यों कहते हैं और इसका हमसे क्या रिलेशन है, किस तरीके से। चैत्र के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से हमारा विक्रम संवत शुरू होता है। अब चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष का मतलब अमावस्या के बाद का प्रथम दिन। कि आदमी को सोचना पड़ रहा है कि वो आगे भविष्य के लिए क्या सोचे, क्या कदम उठाए कि उसको आगे जाके परेशानी ना हो। आपने बोला कि पिछले साल बड़ा कष्ट देखा, क्या आप कोरोना भूल गए? बहुत मृत्यु हुई, लॉकडाउन में से ज्यादा मृत्यु हुई। भारत और दुनिया की जो राजनीति है और जो सामाजिक और आर्थिक तौर पर वो किस प्रकार से रहेगा। आपने देखा कि ट्रम्प का पिछला कार्यकाल था, वो उस समय वो वर्ल्ड के सारे एक्टिविटीज के अंदर शामिल होता था। इजराइल को अरब कंट्रीज के साथ दोस्ती करवा दी। अब ये ट्रम्प ऐसा एक्ट क्यों कर रहा है? ये पूरा संसार एक सिस्टम से चलता है। आज नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 2047 या कौन सा साल बताते हैं जिसमें भारत पूर्ण विकसित हो जाएगा। तो निश्चित रूप से ये वर्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। पश्चिम से पश्चिम अब थोड़ा थोड़ा खोखला होने लगा है। तो क्या हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उसमें कुछ परिवर्तन आएगा या उनकी स्थिति में कुछ परिवर्तन आ सकता है? अगर मोदी जी की बात करें तो वो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के व्यक्ति हैं, पर वो जब वो करते हैं तो किसी सामने वाले को पता भी नहीं चलता। बिच्छू के पूंछ में होता है डर, मुंह में नहीं होता। तो सर, क्या हम इस साइंस के थ्रू, ज्योतिष के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि तो जो आगामी बंगाल में चुनाव है उनका मैंडेट कुछ पता चल सकता है, इससे क्या हो? तो देखिए, बंगाल में ममता जी की मजबूती बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है। उसमें बीजेपी कंफर्टेबली जीत रही है। चमत्कारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने बंगाल चुनाव में जीत रही है। हम जहाँ रहते हैं उसके बारे में हमें कितनी जानकारी है, कितनी नहीं है, ये हम नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, हम आपको उनसे ज़रूर मिला सकते हैं जो इसके बारे में हमें सही ज्ञान दे सकते हैं, सही जानकारी दे सकते हैं और अपने भारतवर्ष के और करीब ला सकते हैं। तो आज हम स्वागत करते हैं अनुपम जॉली जी का, जो हमें हमारे भारतवर्ष के और करीब लाएंगे और हमें समझाएंगे कि ज्योतिष शास्त्र एक विद्या है, एक ज्ञान है जिसे हर भारतीय को समझना चाहिए। तो अनुपम जी, आपका स्वागत है दिव्य संकेत में। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हम ज़्यादातर देखते हैं कि जिससे भी पूछो कि ये साल जो है, ये उनको लगता है कि ये जनवरी से शुरुआत हुई थी। और मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को ये ज्ञान होगा कि हमारा जो खुद का भारतवर्ष का जो एक कैलेंडर होता है या जो वर्ष का जिसका आकलन किया जाता है वो विक्रम संवत के द्वारा किया जाता है। और हम लोग जो है वो जॉर्जियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं। हाँ। जो जनवरी 1 को शुरू होता है और 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन काफी सारे लोग जो है उनको यही मालूम नहीं है कि विक्रम संवत हम वर्ष क्यों बोलते हैं और इसके पीछे रहस्य क्या है या इसके पीछे ऐसी क्या घटना है या क्या कहानी है या हमारी हिस्ट्री क्या है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि विक्रम संवत हम क्यों कहते हैं और इसका हमसे क्या रिलेशन है, किस तरीके से हिंदुस्तानी जो हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। देखो, सबसे पहले बात तो यह है कि भारत के अंदर जो काल गणना है वो काल गणना मतलब आसमान पर है, मतलब आसमान में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति से चलता है। और जो आपने मतलब जनवरी से जॉर्जियन कैलेंडर की बात की है, उसमें आपने जब बचपन में स्कूल में आपने पढ़ा होगा कि जो पृथ्वी है 365 सही 1/4 दिन में पूरा चक्कर काटती है। अब वो 1/4 दिन का मतलब 1/4 दिन एक साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल। जैसी चौथाई 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 होता है तो एक दिन बन जाता है। फिर आपकी फरवरी 28 से 29 हो जाती है। पर उसमें कोई आसमानी गणित नहीं है, सिर्फ एक पृथ्वी के एक चक्कर को लेकर उन्होंने शायद कुछ भी बना दिया, वो अलग अलग शासकों ने अपने हिसाब से। तो भारत में जो शासन करते रहे वो ज्ञानी होते थे। और जो विक्रमादित्य थे, विक्रम संवत मतलब विक्रमादित्य जी, जो उज्जैन के राजा थे। तो विक्रमादित्य जो थे, और उस समय शकों का भी राज होता था, तो शक संवत भी है। ऐसी साउथ में भी अलग संवत है, मुगलों का हिजरी संवत है। तो सबके अपने में संवत है, जो शासक था उसने अपने हिसाब से लगाया। पर जो विक्रमादित्य थे बहुत विद्वान थे, जिनकी आपने कहानी सुनी होगी, बच्चों ने बचपन में खूब सुनी होगी कि वो शमशान में जा रहे हैं, बेताल को कंधे पे लाद रहे हैं। फिर वो बेताल कहानी सुना रहा है और फिर वो उड़ रहा है। तो आपको मजेदार बात बताता हूँ, जब आप उज्जैन जाएं तो उज्जैन में महाकाल है, महाकाल है, वहीं पर एक शमशान है, वहां पर शाम को आरती होती है विक्रांत भैरव। और वहां पर वही शमशान था जहां से विक्रमादित्य उनको उठाते थे। और विक्रमादित्य के एक भाई थे,
वो नाथ संप्रदाय, जैसे अभी योगी आदित्यनाथ है अपने नाथ संप्रदाय की गद्दी पे हैं गोरखपीठ पे, तो ये 27 नाथ, नवनाथ 27 नाथ, इसमें मच्छंदर नाथ गोरखनाथ जी के गुरु थे। तो ऐसे भर्तरी नाथ हुए, वो विक्रमादित्य के ब्रदर थे, जिनका राजस्थान के अंदर अलवर में स्थान बना हुआ है, जहां उनकी मृत्यु हुई। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो विक्रमादित्य थे, इनके भी मतलब 9 इनके विद्वान होते थे जो संगीत के अलग थे, है ना, अलग अलग चीजों के थे। तो जो ज्योतिष के विद्वान थे वराहमिहिर थे। वराहमिहिर नाम सुना होगा आपने? जी जी जी। वराहमिहिर का एक ग्रंथ है बृहद संहिता, और बृहद संहिता में इतनी चमत्कारिक चीजें हैं आप सोच नहीं सकते। मैं अभी विक्रम संवत पे आऊं तो थोड़ा सा कुछ इंटरेस्ट बताता हूं आपको। ये जो जयपुर नगरी है जहां से मैं हूं, ये भी राजाओं से संचालित रही, एक बड़ी हिस्ट्री रही। तो जो आमेर के राजा थे वो जहां से विद्वान होता था उसे इंपोर्ट कर लेते थे, है ना। तो यहाँ पर एक गुजराती तांत्रिक थे पौंडरिक, वो उनकी सारी गणित करते थे। इस प्रकार से यहाँ पर एक शिला माता का मंदिर है, उसमें बंगाली पुजारी वहाँ मतलब पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर जो चलता है, तो यहाँ पर उन्होंने अपने जो महल है, महल के सामने गोविंद देव जी का मंदिर और महल के बगल में जंतर मंतर, जहाँ ग्रहों की गणित होती है, वो पूरा स्थापित है। और वहां पर हम लोग, मैं भी हर साल जाता हूँ जी। जो गुरु पूर्णिमा होती है, गुरु पूर्णिमा पे हम लोग वहां पहुंचते हैं जंतर मंतर पे, जहां हम पूरा आसमान की गणित वहां हो सकती है, पंचांग बनता था। तो जो नासा के मतलब बड़ी बड़ी वेधशालाएं नहीं कर पा रही, वो हमारा जंतर मंतर कर देता है पूरी सही गणित। तो वहां पर एक यंत्र है सम्राट यंत्र, जो सीढ़ियां चढ़कर बड़ा ऊंचा है, तो कोई कैजुअलिटी ना हो जाए, नॉर्मल डेज में उसको कोई चढ़ने नहीं देते क्योंकि टूरिस्ट आते हैं, पर उसी दिन वो खुलता है हम लोगों के लिए। तो उसमें हम लोग एक झंडे की पूजा करते हैं और सूर्यास्त होने से 2-4 मिनट पहले उस सम्राट यंत्र पर चढ़ जाते हैं। अब सम्राट यंत्र का मतलब बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए हम लोग, और उस झंडे को हम फहराते हैं, और झंडे को हवा किस दिशा से आ रही है, किस दिशा में जा रही है, किस वेग से आ रही है, उससे बरसात की भविष्यवाणी होती है, और हर बार सत्य सिद्ध होती है। अच्छा। पिछले 2 बार से जयपुर में बहुत बारिश हुई है, और वो पहले ही कह दी गई है। तो ये राजा के समय से प्रोग्राम चलता था, जो आज मतलब वर्तमान सरकार भी उसे मतलब आयोजित करती है, विद्वान वहां पहुंचते हैं। और वो जो विधि है वो हमें बृहद संहिता वराहमिहिर के ग्रंथ से मिली। भद्रभाव संहिता, उस ग्रंथ में भी इस तरह की विधियां दे रखी हैं। तो हमारे क्योंकि राजस्थान जो है उसमें बारिश का एक मतलब एक समस्या है। समस्या ये है कि कुछ प्रदेश होते हैं जहाँ नदियां होती हैं, वहां एक जल की आपूर्ति होती है। दूसरे प्रदेश होते हैं, जैसे हमारे कहते हैं मानसून साउथ से उठता है, वो कभी कभी थक जाता है, पहुंच नहीं पाता। हमारे यहाँ मतलब बारिश पे आधारित खेती है। अब ये बीसलपुर योजना बाद में बनी, तो यहाँ पर बारिश, जयपुर में जो पानी की सप्लाई होती थी वो एक रामगढ़ बंदा होता था, एक मतलब एक तरह से खुदा हुआ एक बहुत बड़ा पौंड, वो भरता था, उससे पानी की सप्लाई होती थी, और वो बारिश के दौरान भरता था जी। तो यहाँ पर बारिश की भविष्यवाणी बहुत जरूरी होती है, जिससे सब कुछ मैनेज कर सकें, और वो एक झंडे से हम बिल्कुल सत्य सिद्ध हो जाते थे। तो वो वराहमिहिर जो इतने विद्वान हैं, जिन्होंने ऐसी अनगिनत गणनाएं अपने ग्रंथ में लिख रखी है। तो वो जो गणित है जिसको विक्रम संवत कहते हैं, और वो आपने बोला 2083 है ना, 2083, तो इसका मतलब 2083 साल पहले विक्रमादित्य ने इसको शुरू किया था, मतलब शुरू किया था, और आज 2083 साल हो गए। तो विक्रमादित्य का काल जो था वो 2000 से पहले का है, और उन्होंने अपने काल के अंदर अपना विक्रम संवत शुरू किया। अब ये विक्रम संवत मैंने कहा आसमानी गणित से जुड़ा हुआ है। अब ये आसमानी गणित क्या है? तो हमारे महीने चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, माघ, फाल्गुन, है ना, ये 12 है। कुछ ऑर्डर में छोटी मोटी गलती हो तो उसको क्षमा करना। तो ये जो चैत्र का महीना है, चैत्र का मतलब चित्रा नक्षत्र, और जब चित्रा नक्षत्र में पूर्णिमा होगी वही महीना चैत्र का महीना होगा। विशाखा नक्षत्र में पूर्णिमा होगी, वो महीना वैशाख का महीना होगा। ठीक है, तो चैत्र मतलब चैत्र के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से हमारा विक्रम संवत शुरू होता है। अब चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष का मतलब अमावस्या के बाद का प्रथम दिन। तो हमारे 2 पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और वो नवरात्रि भी कहलाती है, और उसे बोलते हैं बसंत नवरात्र। और जो आपका दूसरा नवरात्र होता है शारदीय नवरात्र, और 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। तो ये इस नवरात्रि से शुरू होते हैं। अब इस नवरात्रि का महत्व क्या है? महत्व है हमारे भारतवर्ष पर, अगर किसी 2 मतलब हम विष्णु जी के अवतारों की बात करें तो भगवान कृष्ण और भगवान राम का बहुत महत्व है ना। और राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है,
तो ये जो आपका नया साल शुरू होगा, जो इस बार 19 मार्च को शायद हो रहा है, और हर बार आपकी इंग्लिश डेट बदल जाएगी, क्योंकि जब आसमान में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा होगी तभी हमारा शुरू होगा। आसमान में सूर्य चंद्रमा की दूरी, अब ये प्रतिपदा का मतलब प्रथमा, तो ये आपके सूर्य और चंद्रमा के 12-12 डिग्री की दूरी से बनती हैं तिथियां। मतलब 0 डिग्री पर तक अमावस्या, सूर्य और चंद्रमा जब 0 डिग्री पर है, उससे 12 डिग्री तक प्रथमा, फिर द्वितीया, तृतीया, ऐसे करके मतलब 14 आएगी, और फिर उसके बाद पूर्णिमा हो जाएगी। तो ये हमारा एक पूरा कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हमारा दिन शुरू होता है। जो मैंने भगवान राम का जिक्र किया, उसकी नवमी पे भगवान राम का जन्म हुआ था। और अभी जब ब्रॉडकास्ट हो रहा है, उससे कुछ दिन पहले बसंत पंचमी निकल कर गई है। ये गुप्त नवरात्रि की पंचमी है, गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, उसकी पंचमी को बसंत पंचमी मनाया जाता है। हर चीज एक कैलकुलेशन से है। आपने अक्षय तृतीया का नाम सुना? जी बिल्कुल, है ना, जो साउथ में अलग नाम से, राजस्थान में आखा तीज के नाम से, राजस्थान में तो अबूझ होता है, शादियां होती हैं उस दिन। अब अक्षय तृतीया भी आसमान की गणित से है, दीपावली भी आसमान की गणित से है। देखो, इन दोनों की चर्चा करके फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अक्षय तृतीया के दिन साल में एक ही दिन होता है। उस दिन सूर्य मतलब 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में सूर्य उच्च का होता है। और उसमें जब सूर्य उच्च का होता है और चंद्रमा मतलब मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, पहले आप सबके लिए बता दूं, और चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है। तो जैसे ही अमावस्या होती है सूर्य चंद्रमा की मेष राशि में, उसके बाद का जो तीसरा दिन होता है, वो तीसरे दिन वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। हमारे ग्रंथों में कहा गया है, अग्नि सोमात्मक जगतम, अग्नि और सोम से जगत की उत्पत्ति हुई है। अग्नि मीन्स सूर्य और सोम मतलब चंद्रमा, या हम धरती की बात करें तो आग और पानी। ठीक है, तो यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा से हमारी जो सृष्टि है, जो हमारा सौरमंडल है, उसकी हर गणित उसी से होती है। तो यहाँ पर अक्षय तृतीया के दिन सूर्य भी उच्च का है, चंद्रमा भी उच्च का है। चंद्रमा मन का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है। जिस दिन साल में एक ऐसा दिन आता है जब आत्मा का लेवल भी उच्च का है, मन का लेवल भी उच्च का है, वो है अक्षय तृतीया। तो हर चीज आसमान के गणित से बनी है, हर चीज साइंटिफिक है। तो आप भूल जाओ उस ग्रेगोरियन कैलेंडर को। अगर आप अपने कैलेंडर पे बात करोगे, आपको एक एक त्योहार की गणित पूरा आसमानी गणित से होगी, और जो आसमान में गणित है उसी से ऋतुएं बनती है। आज पृथ्वी की 2 गतियां है ना, एक अपने अक्ष पे चलती है तो दिन रात बने, एक जो उसकी सालाना गति है उसमें वो ऋतुएं बनती हैं। और साल में 2 दिन ऐसे आते हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। और उसके बाद रातें लंबी का मतलब सर्दियां, और दिन लंबे का मतलब गर्मियां। तो ये पूरा एक सिस्टम से चलता है। तो आसमान में जब जब सूर्य और चंद्रमा की जो जो अवस्था होती है, उससे एक एक त्योहार बनता है। सर, जब हम ये बात करते हैं कि विक्रम संवत 2083 जो है वो 19 मार्च को शुरू होगा, तो अभी जो बीता विक्रम संवत है उसके अंदर बहुत कुछ हमें देखने को मिला है। और उसके लिए क्या है कि अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगहों से अलग अलग खबरें और न्यूज़ आई है, जिसके अंदर ज़्यादातर जो है वो परेशान करने वाली या सोच विचार पे मजबूर करने वाली है, कि आदमी को सोचना पड़ रहा है कि वो आगे भविष्य के लिए क्या सोचे, क्या कदम उठाए कि उसको आगे जाके परेशानी ना हो। तो अभी जो हमारा विक्रम संवत जो है, जो 2083 19 मार्च को शुरू हो रहा है, उसमें हमें क्या सोचना चाहिए, किस प्रकार अपने ध्यान केंद्रित करना चाहिए, कदम उठाने चाहिए ऐसे जो हमारे लिए सौभाग्यशाली हो, या हमारे लिए अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो हम उसका सामना कर पाए। मैं सारी चीजें विस्तार से बताता हूँ। आपने बोला कि पिछले साल बड़ा कष्ट देखा, क्या आप कोरोना भूल गए? उसको तो 5-6 साल हो गए। और कोरोना के वक्त पे मैंने भी उस पर रिसर्च की थी, और मुझसे भी लोगों को प्रश्न होता है कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। तो उस समय दिसंबर 2019 की शायद बात है, उसमें ग्रहण पड़ा था और संसार में कोरोना नाम की चीज आ गई थी। और कोरोना नाम की चीज आ गई थी, पर भारत में उसका इम्पैक्ट नहीं था। चाइना में हल्की फुल्की खबरें आती थी, और बढ़ते 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 2020 मार्च में हमारे यहाँ लॉकडाउन लग गया। जी बिल्कुल, ठीक है, मार्च में अब आप और मार्च के आसपास ही आपका नया साल शुरू होता है। हाँ जी। उस साल का नाम क्या था पता है आपको? प्रमादी। हाँ, लॉकडाउन में सब घर में बैठे थे, प्रमाद में थे। अब लॉकडाउन लंबे जिंदगी कैसे चलेगी, कब तक लॉकडाउन रहेगा? तो फिर सरकारों ने भी लॉकडाउन को खोला, परंतु उसके बाद सेकंड वेव आई, बहुत मृत्यु हुई, लॉकडाउन में से ज्यादा मृत्यु हुई। और वो जो सेकंड वेव थी उसका नाम क्या था? राक्षस। बिल्कुल। तो हर संवत्सर का नाम होता है, ठीक है ना।
अब वो खूब सारी लाशें भी गिरी, अब कहते हैं थर्ड वेव आएगा, पर वो आया है कुछ नहीं। उसके बाद आया आनंदी, है ना, ये इनके नाम है, देखो क्रम देखो चलते हैं। तो जो पिछला था वो था सिद्धार्थी। तो सिद्धार्थी के अंदर आपने कष्ट तो पाए, परंतु साथ में टेक्नोलॉजी थर्ड लेवल पे चली गई, आपका एआई। एकदम सही हुआ। तो सिद्धार्थी जो वो है, उसमें आपकी जो मतलब टेक्निकल चीजें हैं वो भी चरम पे थी और परेशानी भी चरम पे थी। वो सिर्फ एक नाम से नहीं होता, आसमान में जो ग्रह घूम रहे हैं उनसे सारी गणित सिद्ध होती है। तो आसमान में ग्रहों के कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो जिस समय अहमदाबाद में हवाई दुर्घटना ही बहुत भयंकर हुई, हमारे लिए सचमुच हृदय विदारक अकस्मात हुई थी वो। उस समय सिंह राशि में केतु था और मंगल थे, और सिंह राशि अग्नि तत्व की, केतु अग्नि तत्व का, मंगल अग्नि तत्व का। केतु तो विस्फोटक भी मानते हैं हम लोग, एक्सीडेंटल मानते हैं। तो ये सब आसमान में जो घट रहा होता है ना, वही पृथ्वी पे घट रहा होता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर अपन पिछले साल को छोड़ दो, अपने जितना भी जीवन जिया है उसमें आप जस्ट ध्यान देकर देखो कि कभी कभी आगजनी की घटनाएं होती हैं, वो पूरे विश्व में ही हो रही होती है। उसके रीजन अलग अलग होते हैं। कभी जैसे आती है खबर कि ये अपना जो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई, और आपको खबर मिलती है कि आपके पड़ोस में गैस का सिलेंडर फट गया। किसी जगह खबर आती है कि तेल के कुएं में आग लग गई। बात समझ रहे हैं कि कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है, या कहीं युद्ध वाले बम विस्फोट हो रहे हैं। तो जब आसमान में जैसी परिस्थितियां होती है उसका असर पृथ्वी पर पड़ता है, और पृथ्वी पे वो सब चीजें उस क्रम में होने लगती हैं। उसके रूप अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से होते हैं। तो ऐसा नहीं है, घटनाओं का क्रम लगभग साथ होता है। तो पिछले दिनों पॉडकास्टों में मुझसे यही पूछा जा रहा था, 6-8 महीने पहले, भारत में हो रहा है, भारत में हो रहा है। मैंने कहा भारत में नहीं हो रहा, पूरे विश्व में हो रहा है। जो आसमान की गणित है, हाँ, विश्व में, भारत में भी, अहमदाबाद में हो रहा है या कहाँ हो रहा है, वो एक बड़ी गणित है। वो गणित है, उसका भी बताता हूँ आपको। हमारे ये जो सारी गणित का जो ज्योतिष का सब्जेक्ट है वो है मैदिनी ज्योतिष। हाँ, आपने पहली बार सुना होगा। जी सर, बिल्कुल। ठीक है, आपको अच्छा है, बताते हैं आपको। आपने वैदिक ज्योतिष सुना है ना, और वो वेदों से आया है। उसके बहुत सारे एरियाज हैं, उसी वैदिक ज्योतिष के बहुत सारे एरियाज हैं। जैसे आज एक डॉक्टर है, वो एमबीबीएस करने के बाद आंखों का स्पेशलिस्ट अलग होता है, सर्जन अलग होता है ना, आपका एनेस्थीसिया का अलग होता है, आपका गैस्ट्रो का अलग होता है, हड्डियों का अलग होता है। तो जैसे डॉक्टरी में भी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, तो ज्योतिष के भी स्पेशलाइजेशन हो सकते हैं। उसमें एक शब्द है मैदिनी ज्योतिष, इंग्लिश में उसे मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। वो, हाँ, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जन्म पत्रिका मैं देखता हूँ, ये मुंडेन में नहीं आती, ये आपके जीवन की कहानी बता रहा हूँ मैं, कि आपके जीवन के किस घटना काल में क्या होगा। ये आपकी 120 साल की दशा, जैसे विंशोत्ति दशा होती है, और जो आसमान में ग्रह घूम रहे हैं उसे गोचर कहते हैं। दोनों को मिलाकर हम आपके जीवन की घटनाओं के बारे में बताते हैं। तो ये व्यक्तिगत कुंडलियां जो देखना है, ये एक अलग चीज हो गई। पर जब हम कहते हैं कि राष्ट्र में क्या होगा, पाकिस्तान में क्या होगा, भारत में क्या होगा, यहाँ पर भूकंप आएगा, यहाँ पर सुनामी आएगा, और तेजी मंदी, सोना चांदी बढ़ेंगे घटेंगे, शेयर मार्केट, सरकारें गिरेंगी, तानाशाही आएगी, ये सारी की सारी मैदिनी ज्योतिष में होती है। मैदिनी ज्योतिष वही आसमानी गणित को हम उस रूप में देखते हैं जहाँ पर महामारी, उतार चढ़ाव, ये सब बातें उसके अंदर देखी जाती हैं। तो ये एक तरीके से ज्योतिष का एक पार्ट है, वैदिक ज्योतिष का एक पार्ट है। और इसमें लोग कम प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि इसकी जरूरत कम पड़ती है। जो लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं वो इस प्रकार की विश्व की भविष्यवाणियां भी करते हैं। तो और वो विश्व की भविष्यवाणी, जापान में क्या होगा, कहाँ क्या होगा, तो उसमें एक कूर्म प्रश्न होता है। और वो ही है कि जैसे आज ग्रहण पड़ा, किस राशि में पड़ा, वो राशि पृथ्वी के किन एरियाज पे एक्टिव होगी, उस हिसाब से हम बता सकते हैं कि कौन सी चीज कब कहाँ होगी। तो वो मैदिनी ज्योतिष का पार्ट है, और ये भी अपने आप में एक बड़ा साइंस है। जी, तो सर जैसे आपने कहा कि हर संवत का नाम होता है, तो अभी जो संवत शुरू होने वाला है इसका नाम क्या है? रौद्र आपने सुना होगा, रौद्र रूप, जैसे भगवान शिव का, शंकर का सुना होगा। तो रौद्र थोड़े तबाही से थोड़ा सा हम सोचते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। इसको आप इस डर से मत देखें। कारण ये है कि इस वर्ष के जो राजा हैं वो गुरु हैं, और इस वर्ष के जो मंत्री हैं वो मंगल हैं। आप पूछोगे ये गुरु और मंगल आए कहाँ से? ये मैं आपकी तो सरकारें हमारे भारत में 5 साल की होती है
है ना। अमेरिका में जो ट्रम्प पे प्रशासन है वो 4 साल का होता है, सबके मतलब देशों के हिसाब से उनकी अपनी गणित होती है। तो यहाँ पर आसमानी गणित हर साल बदलती है, मतलब उसकी जो मतलब उसमें राजा भी होते हैं, मंत्री भी बनते हैं। आपको बताऊं, एक मंत्री बताता है कि इस साल खेती कैसी होगी, एक बताता है कि इस साल मतलब ये प्रजा के अंदर सुख शांति रहेगी या नहीं रहेगी। तो वो जो पूरी काउंसिल है वो ग्रहों की, तो उसमें राजा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बृहस्पति, और बृहस्पति को ज्योतिष के अंदर सबसे अच्छा ग्रह माना है। नहीं, वैसे तो सारे ग्रह अच्छे हैं, ये बोलना बहुत गलत है, पर मैं इसको सात्विक दृष्टि की वजह से मैंने बोला कि आपने भगवत गीता अगर पढ़ी है तो भगवत गीता में अगर पूरी भगवत गीता के 18 अध्याय पढ़े तो उसमें त्रिगुणात्मक मतलब संसार की बात आती है, सत्व, रजस और तमस, मतलब सात्विक, राजसिक और तामसिक, और इसी में पूरा संसार की गणित उसमें बैठी हुई है। तो ज्योतिष में भी जो ग्रह होते हैं सात्विक वो है सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, और जो राजसिक है वो बुध और शुक्र है, और जो तामसिक है वो मंगल, शनि, राहु, केतु है। तो मैंने उस दृष्टि से, और जो हमारे सौरमंडल के, जो हमारे सौरमंडल के, वैसे अनगिनत सौरमंडल है, ये अनंत आकाश है, हमारे सौरमंडल में बृहस्पति सबसे साइज में बहुत बड़ा प्लेनेट है। तो एक तो बड़ा प्लेनेट है, दूसरा मैंने कहा कि सात्विक ग्रह है, तीसरा ये देने वाला है, मतलब क्या क्या देने वाला है, एक व्यक्ति की जिंदगी में जितने सुकून के एरियाज होते हैं बृहस्पति देता है। हम बिना ज्ञान के कुछ नहीं कर सकते। आज मैं अगर कुछ बोल रहा हूं तो अपने ज्ञान से बोल रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति ने अगर ये टेबल बनाई है तो बड़ा ही है, तो उसने भी पहले सीखा तभी बना पाया, तो बिना ज्ञान के तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये बृहस्पति ज्ञान का कारक है। अब ज्ञान से सब कुछ नहीं होता, धन भी जरूरी है बृहस्पति धन का भी कारक है। अब ज्ञान और धन हो गया तो परिवार के अंदर संतान भी जरूरी है, बृहस्पति संतान का कारक है। अच्छा, स्त्रियों में पति का कारक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो आप लोग वास्तु की बात करते हो, तो आपका जो मंदिर होता है वो हम ईशान कोण बोलते हैं। ईशान कोण में घर का मंदिर बनाते हैं। ईशान कोण क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा जी। और हमारी 8 दिशाओं के स्वामी कोई ना कोई ग्रह है जी। तो उत्तर पूर्व दिशा का स्वामी बृहस्पति है। तो वास्तव में कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट किसी भी गलती से ऊंचा और भारी नहीं होना चाहिए, नहीं तो कृपा रुक जाएगी। और वास्तु पुरुष का जो सिर है वो नॉर्थ ईस्ट में है, तो इसका मतलब यह कि वहां मंदिर बनाओ, वहां टॉयलेट नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि आपकी मस्तिष्क खराब हो जाएगा, बुद्धि खराब हो जाएगी। तो अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला मैंने कि जो आसमान में है वो पृथ्वी पे घटेगा, और जो जमीन पर आपके बाउंड्री वॉल के अंदर है वो आपके जीवन में घटेगा, दैट इज वास्तु। तो अगर हम टाइम की बात करें दैट इज एस्ट्रोलॉजी, हम स्पेस की बात करें दैट इज वास्तु। सब एक दूसरे पे काम करता है, मतलब ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे, है ना। तो कहने का मतलब जो पिंड की छोटी छोटी इकाई है वो ब्रह्मांड की बड़ी इकाई है, वो ब्रह्मांड की जो इकाई है वही छोटी छोटी इकाई है। मतलब पूरा संसार एक नाद में है। आपने मुझे बताया कि आप संगीत से भी जुड़े हुए हैं, आपको पता है ये पूरा संसार संगीत से चल रहा है। हमारा जो ध्वनि है ओम, है ना, हम मानते हैं कि उसी से पूरा मतलब जो इंग्लिश वर्ड है ओमनीपोटेंट भगवान के लिए बोला है, और अगर दूसरी भाषा में आमीन, ये कुछ कुल मिलाकर वो इसी प्रकार से साउंड से होगा। तो सबसे पहले तो अगर सृष्टि के जो पंच मतलब तत्व की बात करते हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, तो ये जो अनंत आकाश है उसमें सिर्फ वो साउंड ही है, ठीक है। और उसके बाद आकाश के बाद आपकी जो मतलब वायु है, वायु के अंदर ध्वनि का संचरण होता है, बिना वायु के संचरण नहीं हो सकता। तो मतलब आकाश तत्व के अंदर अगर हमारी कोई मतलब ज्ञानेंद्रिय है तो वो आपकी उस नाद है। वायु के अंदर स्पर्श भी है, नाद के साथ साथ वो वायु स्पर्श होती है, आकाश का स्पर्श नहीं है। अग्नि के अंदर आपका स्पर्श भी है, उसका साउंड भी है, और उसकी आकृति भी है, वायु की आकृति नहीं है फिर उसके बाद आता है आपका जल। जल में ये तीनों चीजों के साथ रस भी आ जाता है ना, आपका टेस्ट बिना उसके नहीं आ सकता। और फिर आता है पृथ्वी। पृथ्वी के अंदर बाकी सारी चीजों के साथ साथ गंध भी आ जाता है, स्मेल भी उसमें आती है। तो हमारी पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। तो जो ध्वनि है वो आपके जब अणु परमाणु है वो भी निरंतर किसी एक ऑर्बिट में घूम रहे हैं, वो भी एक साउंड कर रहे हैं। तो पूरा संसार साउंड में है, और मतलब और ये पूरा संसार एक्सपेंड हो रहा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, फिर उसके बाद सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। ये सौरमंडल भी शायद सूर्य अपने सौरमंडल समेत किसी और महान सूर्य के चक्कर काट रहा होगा।
तो पूरा संसार इस तरीके से चल रहा है। तो संगीत हमारा मतलब अगर ईश्वर से प्राप्ति करनी तो सबसे सरल मार्ग है संगीत। और आपको पता है जब विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से मिले तो फर्स्ट मुलाकात थी। फर्स्ट मुलाकात में विवेकानंद ने बहुत अच्छा सुंदर भजन गाया, वो इतने प्रसन्न हुए। और आप ये देखो कि उसके बाद विवेकानंद क्या हुए, पूरे विश्व में मतलब हो गए। तो जो पहली इंटरेक्शन था वो संगीत के माध्यम से हुआ उनका रामकृष्ण परमहंस से। वापस अपन ज्योतिष पर आ जाते हैं। तो आपने मैदिनी का पूछा था, मैदिनी से हम कहाँ पहुंच गए, संगीत तक पहुंच गए। तो मैदिनी ज्योतिष एक पूरा गणित है जिसमें तेजी मंदी, उतार चढ़ाव, सरकारें, महामारी, सुनामी, भूकंप, ये सब चीजें देखी जाती हैं। तो सर आपने जैसे मैदनी की बात करी तो मुझे ये आता है याद कि अब इसी के आधार पर क्या हम ये समझ सकते हैं कि भारत और दुनिया की जो राजनीति है और जो सामाजिक और आर्थिक तौर पर वो किस प्रकार से रहेगा, वो हम इसके द्वारा बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए आपने अभी जो विश्व में एकदम से बदलाव की स्थिति देख रहे हो, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। अब ये चेंज हो रहा है, इसका मैं आपको आज बहुत चमत्कार की बात बताऊंगा, सिर्फ आपके माध्यम से। मैंने अभी तक शायद कहीं अपने किसी पॉडकास्ट में इस तरह की बात नहीं करी, और वो उस पर बड़े मतलब बहुत सोच समझ कर मैंने इस पर रिसर्च करके बता रहा हूँ। हर चीज एक क्रम से चलती है। आपने देखा कि ट्रम्प का पिछला कार्यकाल था, वो उस समय वो वर्ल्ड के सारे एक्टिविटीज के अंदर शामिल होता था। वो उसने इजराइल को अरब कंट्रीज के साथ दोस्ती करवा दी, है ना, एक अलग ही अलग रूप था। अभी अचानक से क्या वो व्यक्ति 360 डिग्री कैसे बदल गया? तब नरेंद्र मोदी उनके मतलब उनके लिए वो वहां से फोन कर देता था, है ना। तो ये ट्रम्प सेम ट्रम्प है। अब ये ट्रम्प ऐसा एक्ट क्यों कर रहा है? ये पूरा संसार एक सिस्टम से चलता है। आपको मजेदार बात बताता हूँ, क्योंकि आने वाला समय बदल रहा है। और ये जैसे आप कहते हो कि भारत कभी सोने की चिड़िया थी, आज हम विकासशील देश हैं, ये विकसित देश में आते हैं, दोनों में अंतर है, ठीक है ना। तो क्या है कि जब सोने की चिड़िया जब रही होगी भारत, तो यहां से लूटा गया, सब कुछ हुआ, तो वेल्थ ईस्ट से वेस्ट की तरफ ट्रांसफर हुई। अब समय बदल रहा है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ ट्रांसफर हो रही है। जिस यूरोप के अंदर मतलब आपको भत्ता मिलता था, कोई व्यक्ति मतलब बेरोजगारी नहीं थी, आज वहां भी बेरोजगारी होने लगी है। वहां का भी सिस्टम बदलने लगा है, वहां भी गर्मी के दिन ज्यादा बढ़ने लगे हैं, है ना। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। और उन कंट्रीज को यही दिक्कत है कि ये लेविश लाइफ जीने कैसे लगे, इनके यहाँ इतनी बढ़ोतरी क्यों हो रही है। तो ये पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। अब जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो बहुत विशेष है, जिसके लिए मैंने भी थोड़ी देर पहले इंडिकेशन दिया, जिसपे मेरी अपनी गणित है। भगवान राम की जो जन्म कुंडली है, हमारे इष्ट, हमारे सब कुछ इस मतलब धरती पे, हमारे भारत देश में, उसमें उच्च के बृहस्पति, जिस बृहस्पति के भी जिक्र किया था, वो मतलब मॉरल वैल्यूज का है, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। और वो उच्च के हर 12-13 साल में आते हैं, ठीक है, जो अभी आने वाले हैं। अभी मिथुन के बृहस्पति हैं, 2 जून को उच्च के हो जाएंगे बृहस्पति। तो उच्च के बृहस्पति भगवान राम जी की कुंडली में, उच्च के मंगल भगवान राम जी की कुंडली में, उच्च के शुक्र भगवान राम जी की कुंडली में है, उच्च के शनि भगवान राम जी की कुंडली में है, और चंद्र गुरु साथ बैठे हैं, चंद्रमा अपनी राशि में बैठा है और गजकेसरी योग बना रहा है। तो भगवान राम जी के समय के काल की बात देखें तो उतने ही प्रतापी रावण है। अगर उससे थोड़ा सा अलग जाए, किष्किंधा पर्वत पे जाए, तो बाली भी उतनी पावर का व्यक्ति है, जिसने कहते हैं रावण को अपनी काख में दबा लिया, 6 महीने वो काख में दबा के घूमता रहा। कहने का मतलब ये कि काल एक ही है, उसमें अनगिनत लोग हैं, सब महावीर हैं। आप ये देखो, सिर्फ महाभारत के अंदर देखें तो महाभारत में अर्जुन अपनी क्वालिटी का है, भीम अपनी क्वालिटी का है, परंतु सिर्फ 5 पांडव ही नहीं, आप दूसरे पक्ष में भी देखो तो वो भी बहुत पावरफुल है, छोटे नहीं है ना। और फिर जो मतलब अगली पीढ़ी भी आ रही है, तो उस दौरान कि उसमें बर्बरीक है, उसमें घटोत्कच है, तो एक ऑर्डर बनता है और हर काल में बनता है। तो हमारे जो ये मतलब सतयुग, उसका त्रेता युग, फिर द्वापर युग और फिर कलयुग, तो हर काल में ऐसे ऑर्डर बनते हैं, शक्तिशाली लोग आते हैं, और हमारे पृथ्वी पे वो शक्तिशाली लोग आ चुके हैं। ये मैं पहली बार किसी पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। और वो शक्तिशाली लोग आ चुके हैं, उनका समय आने वाला है। और वो समय क्या है वो मैं बताता हूँ। वो आज किस एज के लोग हैं, वो 22 से 23 साल की एज के लोग हैं। वो मैं आपको बताता हूँ, मई 2003 के आसपास की अगर कुंडलियां देखोगे आप, तो उस समय 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में सूर्य उच्च का होता है।
उस समय 2003 मई के आसपास, मतलब हम मई के फर्स्ट वीक की कुंडलियां देखेंगे तो उसमें आपको सूर्य उच्च का मिल जाएगा, बृहस्पति उच्च का मिल जाएगा, आपको मंगल उच्च का मिल जाएगा, शुक्र उच्च का मिल जाएगा, शनि मिथुन का मिलेगा जो कि मित्र राशि में है, और राहु केतु भी मतांतर से उच्च के है। राहु केतु कुछ ग्रंथों में मिथुन और आपके धनु में उच्च के बताएं, कुछ ग्रंथों में वृषभ राशि और वृश्चिक राशि में बताएं। तो 2003 मतलब मई के शुरुआती समय में आपके राहु केतु और ये सारे ग्रह उच्च के मिल रहे हैं। तो उस समय के जो बच्चे पैदा हुए हैं वो पूरे विश्व में हुए होंगे, तो वो एक नए ऑर्डर की तैयारी हो चुकी है। मतलब आप ये देखो कितने सिस्टम से पूरा संसार चलता है, तो नए ऑर्डर की तैयारी हो चुकी है। मेरे जीवन में जब कुंडलियां आई तो मैंने कहा ये कैसी कुंडलियां आ रही हैं। एक बच्चा मेरी नॉलेज में है जिसकी मतलब ये सब ग्रह स्थिति है, वो इस समय नासा में पढ़ाई करने के लिए, उसमें उस समय जब मुझसे पूछा गया था उसके माँ बाप ने कि वो वहां जाना चाहता है, मैंने कहा पक्का जाएगा, और वो शायद वहां चला गया। उसके माता पिता मतलब भारत के जयपुर के, अफ्रीका में अपना बिजनेस चला रहे हैं, और वहां से उन्होंने अपने बच्चे को अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा है। दूसरी एक बिटिया है हमारे जयपुर की है, और वो बिटिया अभी इस समय ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि उस बिटिया की तो कुंडली भी कर्क लग्न की है और बहुत पावरफुल कुंडली है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो जो ऑर्डर है वो कहानी शुरू हो चुकी है। जब जो आज नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 2047 या कौन सा साल बताते हैं जिसमें भारत पूर्ण विकसित हो जाएगा, उस समय ये जो पौध होगी वो करीब 41 साल की होगी, जिस समय उनके निर्णय संसार में चल रहे होंगे। तो निश्चित रूप से ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है और भारत की तरफ या मतलब ईस्ट की तरफ ये वेल्थ आ रही है, और पश्चिम से पश्चिम अब थोड़ा थोड़ा खोखला होने लगा है। अगर मैंने मतलब बहुत विदेश यात्राएं की, यूरोप की बहुत अच्छा लगता है मेरे को, सबसे मतलब मेरा पसंद है यूरोप। तो वहाँ पर मैं मतलब एक घर लेके भी रहा हूँ स्विट्जरलैंड में, इंटरलाकन में एक शैले में रहा हूँ जहाँ पे खूब फलों के पेड़ लगे हुए, लकड़ी का घर है और बड़ा आनंद से, तो वो बिल्कुल स्वर्ग जैसा लगता है। और वहाँ पर पेड़ पौधे और हर प्रकार के किस्म, और मेरे जहाँ मैं ठहरा उसके पास में एक चर्च था और चर्च के बीच में एक पेड़ था, वहां पे अखरोट जमीन पे गिरे हुए। मैंने कहा ये तो गजब है। उन्हें तो कहने का तात्पर्य यह है कि मतलब कल करती मतलब नदियां, अब वहां भी चीजें धीरे धीरे बदलने लगी हैं। मतलब वो जो स्वर्ग जैसी स्थिति है वो चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। वहां पर भी आप आए दिन की कहानियां सुन सकते हो, वहां पर भी चीजें बिगड़ रही हैं। तो भारत जैसे देश आने वाले समय में निश्चित रूप से वापस से सोने की चिड़िया की तरफ बढ़ रहे हैं, और ज्ञान का भी बोलबाला होगा, क्योंकि ये बृहस्पति का जो हर 12 साल का जो टर्न होता है, ये बृहस्पति इस समय वापस से ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है। और आने वाले कई साल तक बृहस्पति की जो गति है अलग तरीके से चल रही है, जिसे हम बोलते हैं अतिचारी। तो अतिचारी होकर वो तेजी से आगे बढ़ेगा, पीछे आएगा, और कुल मिलाकर बात है कि आने वाले कई साल तक बृहस्पति पूरे विश्व को बदलाव लेकर जाएगा। और ये बृहस्पति का मतलब है ज्ञान। तो अंततो गत्वा ज्ञान की विजय होगी। युद्ध तो जो है रौद्र के रूप में जो कुछ होना है वो होगा। तो पिछले राजा थे पिछले संवत के सूर्य, तो सबके ईगो थे उसमें। ट्रम्प का भी ईगो था, पुतिन का भी ईगो था, है ना, सब ईगो की लड़ाइयां चल रही थी। अब रौद्र है और साथ में गुरु राजा है, और मंगल जो है आपके मंत्री हैं। तो इसमें लड़ाइयां भी होगी, युद्ध भी होगा, समझदारी भी होगी। तो मुझे मतलब वर्ल्ड वार नहीं दिख रही, परंतु ज्ञान से, समझ से, लड़ाई से चीजें बदल रही हैं, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। तो सर इसके आधार पर क्या हम ऐसा भी जान सकते हैं कि क्या भारत में जो हमारे प्रधानमंत्री, क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी जी की बात करी, तो क्या हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उसमें या उनके जो पक्ष है या उनकी जो इस समय की राजनीति है उसमें कुछ परिवर्तन आएगा या उनकी स्थिति में कुछ परिवर्तन आ सकता है? नरेंद्र मोदी जी की कुंडली वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि की है। पूरे भारतवर्ष में 2 कुंडलियां उनकी प्रचलित है, एक तुला लग्न और वृश्चिक राशि की, एक वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि, दोनों सेम है। और अलग अलग मत है अलग अलग ज्योतिषियों का, कुछ लोग तुला लग्न को मानते हैं, कुछ लोग वृश्चिक लग्न को मानते हैं, मैं वृश्चिक लग्न को मानता हूँ। और उस पर मैंने एक विस्तृत अपना खुद का वीडियो भी बनाया उनके उस पर। तो स्थिर लग्न और स्थिर राशि, और अगर अपन मतलब योगी आदित्यनाथ की कुंडली देखें जो प्रचलित है, उनकी जो डेट है
शायद जून 1972 की कोई डेट है उनकी, और उसमें टाइम जो है कुछ लोगों ने 12 बजे का 11:50 के आसपास का बताया, और 11:50 के आसपास शायद सिंह लग्न बन रहा है उनका, और सिंह लग्न बन रहा है और कुंभ राशि बन रही है। तो अगर वो सिंह लग्न है, और मैंने जब उसमें थोड़ी मेहनत की तो मुझे वृषभ लग्न में भी कुछ सच्चाई लग रही है, सिंह लग्न में भी सच्चाई लग रही है, पर मैं उस पर बहुत ज़्यादा मैंने काम नहीं किया। पर जो भी है स्थिर लग्नी होगा और स्थिर राशि होगी, ये दोनों कुंडलियां, स्थिरता का मतलब ये होता है ऐसे लोगों का विजन फिक्स होता है, उसमें बदलाव नहीं होता। 3 प्रकार की राशियां होती है, चर, स्थिर और द्विस्वभाव, मूवेबल साइन, डुअल साइन और कांस्टेंट साइन। तो कांस्टेंट साइन वाले अपनी जिंदगी की फिलॉसफी के लिए फिक्स होते हैं। आप उनको कितना ही समझाओगे वो आपकी सारी बातें सुनेंगे, परंतु करेंगे वही जो उनके आइडियोलॉजी है, इस बात को समझना। अब मतलब उनके लाइफ जीने का एक स्टाइल फिक्स है, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आप नहीं कर सकते। जो चर वाले होते हैं वो समय के अनुसार अपने में बदलाव करते हैं। मूवेबल साइन होता है, वो वक्त के अनुसार, देश काल परिस्थिति वक्त के अनुसार अपने में बदलाव करते चले जाते हैं, चीजें बदलते रहते हैं और अपने नियम भी बदलते रहते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। द्विस्वभाव वाले मतलब सबसे ज्यादा संसार में कठिन होते हैं समझने के लिए, है ना। नहीं, वो रिजिड तो आपके कांस्टेंट साइन हो गए, ये लोग हाफ रिजिड और हाफ फ्लेक्सिबल। तो इनके जीवन के कुछ एरियाज में तो मतलब दे आर वेरी फिक्स्ड, उसमें मतलब यू कैन नॉट चेंज, और कुछ एरियाज में वेरी फ्लेक्सिबल। तो इसलिए इनके मन में क्या चल रहा है और ये प्रिटेंड क्या कर रहे हैं वो समझना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी दोनों का फिक्स साइन है, फिक्स राशि है, और ये दोनों की लाइफ की फिलॉसफी फिक्स है और फिक्स के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। मतलब आप कितने उनको ज्ञान दे दो, कुछ भी कर लो, वो आपके कुछ भी नियम लगा लेंगे, पर जहां उन्होंने पहुंचना है ना अपने टारगेट पे, वहां पहुंचेंगे। ठीक है, अब आपका मतलब ये था कि क्या इसमें कोई चेंज आ जाएगा। देखिए, चेंज के अंदर एक बड़ी मजेदार बात यह है कि जब देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे, नॉर्थ साइड में लोग जानते भी नहीं थे उनको, अचानक से आए और प्रधानमंत्री बन गए। कब किसकी गणित बैठेगी उस वक्त पर हजारों कुंडलियों में से किसी को नहीं पता होता। तो इसलिए मतलब सटीकता से कहना तो कठिन है, पर यह पक्की बात है कि जो मैं बृहस्पति के वर्ड ऑर्डर की बात कर रहा हूं, इस विश्व के अंदर धर्म के मूल्य पे भी एक लड़ाई रहेगी। तो अभी जो समय चल रहा है जिसमें हम बृहस्पति को देवताओं के गुरु बोलते हैं, तो वो ऑर्थोडॉक्स हैं, परंपराओं को मानने वाले हैं। वो राहु जो है परंपराओं को तोड़ने वाला ग्रह है। तो जो बृहस्पति ऑर्थोडॉक्स है, परंपराओं को मानने वाले हैं, तो हम यहाँ पर सनातन की बात करते हैं जो बिल्कुल अति प्राचीन है। तो जो उसके मूल्यों को अपने बनाए रखेगा जीवन में, तो वो ही उसी का ही बोलबाला होने वाला है। तो उन मूल्यों पे नरेंद्र मोदी जी भी खड़े हैं और उन मूल्यों पे योगी आदित्यनाथ भी खड़े हैं। मतलब योगी जी की अगर बात करें तो वो तो सब पूरी दुनिया देख ही रही है, उनको थोड़ा सा मोदी से ज्यादा हार्डकोर माना जा रहा है। पर अगर मोदी जी की बात करें तो वो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के व्यक्ति हैं। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि का व्यक्ति कभी कुछ नहीं भूलता, मतलब स्कॉर्पियो जिसे कहते हैं, और उसमें धैर्य कूट कूट कर भरा होता है। परंतु वो जिस दिन वो अपना भूलते नहीं है, पर वो जब वो करते हैं तो किसी सामने वाले को पता भी नहीं चलता जो उनको एक्शन लेना है। बिच्छू के पूंछ में होता है डंक, मुंह में नहीं होता। तो वो अपना कार्य अपने समय के अनुसार करते हैं, मतलब ये धैर्य उनमें बहुत होता है। मतलब मैंने अपने जीवन काल में देखा है। तो वृश्चिक की पूरी उनमें क्वालिटी है, ही इज वेरी पावरफुल, ही इज ए डिवाइन पर्सन है। डिवाइन पर्सन की बहुत सारी बातें मैं आपको बताता हूँ, 2-3 बातें आपको बताता हूँ। हालांकि उसका ज्योतिष से संबंध नहीं है, आपसे बातचीत हो रही है तो मेरे को लगा कि थोड़ी सी बातें उनसे करें। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति है, नाम मैं भूल रहा हूँ, है ना, उन्होंने अभी एक बुक लिखी है नरेंद्र मोदी पे, और न्यूज़ में था अभी उनका, और एनडीटीवी और कई चैनलों पर उनकी मतलब बातचीत भी हुई है। एक मतलब बड़ी सीनियर व्यक्ति हैं, शायद लॉयर हैं। तो उन्होंने मोदी मिशन समथिंग ऐसी कोई किताब लिखी, और उसमें उन्होंने उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाला और बाकी दूसरी चीज़ें ज़्यादा लिखी। तो उसमें उन्होंने बताया कि एक जो वक्त था जब सन्यासी होने के लिए घर से निकल गए थे, तो उनको एक सन्यासी मिले जिनके साथ उन्होंने कुछ समय बिताया, और उनको वो एकटक देखते रहे, ऐसे कुछ उन्होंने पूरी अपनी किताब में लिखा है। और वहां से उन्होंने कहा कि तू सन्यासी बनने के लिए नहीं है, तुझे कुछ और करना है, तुझे किसी और काम के लिए चुना गया। यहाँ पर मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूँ, जो उन्होंने किताब में लिखा उसका एक दूसरा रूप बताता हूँ। उमा भारती
जब 2014 में नरेंद्र मोदी आए तो उमा भारती को नमामि गंगे का हेड बनाया कि गंगा की सफाई करेगी। 4 साल निकल गए, बहुत बड़ा काम हुआ नहीं, और अगले साल इलेक्शन थे, और गंगा पे जब काम नहीं हुआ, जिस मूल्यों पर आप आए थे और वो काम ढंग से नहीं हुआ, तो मोदी जी ने उनको हटा दिया वहां से, और नितिन गडकरी को एक्स्ट्रा प्रभार दे दिया कि आपको 1 साल के अंदर ये मिशन पूरा करना है। तो वो हटी तो बहुत नाराज हुई, और बहुत नाराज हुई, इतनी नाराज हुई कि उन्होंने कहा कि मैं अभी कल देखना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी और मैं मतलब अपना गुस्सा निकालूंगी, क्योंकि वो एक बार पहले भी गुस्सा निकाल चुकी है। जब बृहस्पति नीच का था आसमान में, और उस समय ये मतलब ये अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाकर इनको हटाया गया था, बीजेपी से अलग हो गई थी, इन्होंने सबको खूब सुनाया था। तो वो अपने आप में बिल्कुल ऐसी आदमी है जिन पे किसी का कोई लगाम नहीं है, वो कुछ भी कह सकती है, उनका कोई मतलब आगे पीछे कोई नहीं। तो ऐसे व्यक्ति बड़े स्वतंत्र और ताकतवर होते हैं। तो उन्होंने कहा मैं ऐसी करूंगी, मतलब मैं ऐसी बातें करूंगी आप सोच नहीं सकते। तो लोग इंतजार ही करते रहे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी हुई नहीं। तो उनसे पूछा गया कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इतने बड़े बातें की थी, की क्यों नहीं? कहती है मैं बिल्कुल करना चाहती थी, और आज भी मेरे मन में है ना। मैं उस दिन रात को जब सोई तो मेरे सपने में महाअवतार बाबा जी आए, और महाअवतार बाबा जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी चुने हुए व्यक्ति हैं, खबरदार जो उनके लिए कुछ किया, मतलब आपके मतलब विचार सहमत नहीं हो सकते, परंतु वो जिस बड़े काम के लिए हैं वो मतलब वो काम आगे बढ़ना चाहिए। कहती महाअवतार बाबा जी मेरे सपने में आए, और मैं बिल्कुल मतलब नींद खुली और मैं बहुत चक्की रह गई। और उसके बाद मैंने कहा कि एक परिवार के अंदर लड़ाइयाँ कितनी हो, कितने भी मेरे गुस्से हों, पर ये मतलब हमारे चुने हुए व्यक्ति नहीं है, महाअवतार बाबा के चुने हुए हैं। सेम बात निशिकांत दुबे ने बताई तो अपने एक पॉडकास्ट के अंदर। तो कुल मिलाकर बात है कि अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों ने जो मोदी जी के बारे में बात कही है, तो कुछ हद तक सत्य भी सिद्ध होती है। सेम महाअवतार बाबा जी की रामानंद सागर ने भी पुष्टि की। रामानंद सागर एक किसी कौन सी फिल्म का नाम मुझे नहीं पता, कोई ऐसी कोई मतलब कॉमर्शियल मूवी की शूटिंग कर रहे थे कामाख्या में। वहां किसी बाबा ने उनको बुलाया, और किसी ने कहा कि आपको बुला रहे हैं, तो वो बैठे, बड़ा अच्छा लगा, आशीर्वाद दिया, बात खत्म हो गई। उसका रामानंद सागर की दूसरी शूटिंग चल रही थी हरिद्वार में। वहां आ गई तेज बारिश आ गई, तो इनके सारे सेट के लोग भागे एक पास के आश्रम में आश्रय पाने के लिए, सब चीजें बिगड़ ना जाए। तो उन्होंने दरवाजे नहीं खोला, बाहर से निकाल दिया कि नहीं, फिल्म वालों की एंट्री नहीं है यहाँ पर। तो किसी एक ने बोला रामानंद सागर का शूट हो रहा था उनकी फिल्म का। रामानंद सागर सुनते ही उन्होंने दरवाजे खोल दिए, कहते उनको अंदर लेकर आओ। तो रामानंद सागर अंदर गए, तो उन्होंने उनको, जो स्वामी जी थे उनके जो उस समय के थे, ये प्रेम सागर ने कई बार कहानी सुनाई है, और ये रामानंद सागर ने दिल्ली के एक प्रोग्राम था उसमें उन्होंने सुनाई। उसमें मेरे एक मित्र थे, वो भी ज्योतिषी हैं, हस्तरेखा के, बहुत बुजुर्ग हैं, सत्यनारायण जी जयपुर के ही हैं। उन्होंने रामानंद सागर ने उनको भी कहानी सुनाई। मतलब ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगी स्टोरी, और ये अखबार में भी छपी है। तो और प्रेम सागर ने तो कई जगहों पे सुनाई है कहानी। तो उन्होंने कहा कि आप तो चुने गए हो। तो रामानंद सागर ने कि मतलब? कहते हैं आपको नहीं पता, आप महाअवतार बाबा से मिले हो? कहते नहीं मुझे नहीं पता। कहते कामाख्या में महाअवतार बाबा जी ने आपको बुलाया था अपने पास? कहता हाँ, किसी योगी ने तो बुलाया था मुझे, और मैं बैठा था, उनसे आशीर्वाद भी लिया था। तो कहते कि आपने बहुत बना लिया कमर्शियल मूवीज, अब आपको धार्मिक कार्य करना है। और उसका रामायण बना, और उन्होंने रामायण बनाई, और उनकी छवि बिल्कुल ही बदल गई जीवन से। तो ये सब चीजें क्या होता है कि जो दिव्य आत्माएं होती हैं उनको चुना जाता है, ऐसा मेरा मानना है, और गलत नहीं है इसमें। तो कई संकेतों से ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी चुने गए हैं। और आप ये देखो, कठिन से कठिन परीक्षाएं दी हैं, उसमें फिर पास होते ही चले गए हैं ना। और अभी भी जो भारत की जो स्थिति है, वृषभ लग्न की कुंडली है 15 अगस्त 1947 00 की, और उस कुंडली में इस समय मंगल की दशा शुरू हुई है, तभी से सारी समस्याएं शुरू हुई हैं ये ट्रम्प वाली। और जब मंगल की दशा शुरू हुई है, उससे पहले चंद्रमा की दशा थी, जो हमारे पराक्रम की दशा थी। मंगल मतलब हमारी कुंडली का सप्तमेश और द्वादशी से द्वितीय भाव में बैठा है। तो और मंगल जिसे फाइट्स कहते हैं, तो आने वाले 7 साल मंगल के हैं, और जब मंगल के हैं तो थोड़ी फाइट्स तो रहेंगी। तो हम एकदम से बिल्कुल क्लीन भारत की स्थिति नहीं देखते। भारत तरक्की कर रहा है, पर विद फाइट्स कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि वो एक रेड कारपेट नहीं बिछ रहा है कि हम तेजी से उड़ते हुए जा रहे हैं और बस विश्व के सब कुछ बन जाएंगे। एक अच्छी फाइट के साथ बन रहे हैं, तो संघर्ष है। तो संघर्ष में तो फिर ऐसे ही राजनेता होगा जो उस संघर्ष तक पहुंचा सके। तो उसमें योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और मैं दोनों को इसलिए बोल रहा हूं, मैंने कहा कि उस समय किसकी कुंडली होगी वो मुझे भी नहीं पता, हो सकता है कोई तीसरा ही व्यक्ति आ जाए, परंतु ये दोनों इस समय
बृहस्पति पे खरे उतर रहे हैं, और बृहस्पति ये ऑर्डर चेंज कर रहा है, वर्ड ऑर्डर। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं। तो आने वाले समय में धर्म का एक मूल्य बहुत स्ट्रांगली आने वाला है, और उसकी शुरुआत पहले हो चुकी है। आपने देखा जब नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे, उस समय मिथुन का बृहस्पति था। मैंने जैसे बताया कि हर 12 साल में बृहस्पति, 12-13 साल में उच्च का बृहस्पति होता है। तो उच्च के उच्चागामी थे, और एक फोर्स के साथ नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। उसके 6 साल, मतलब जब वो, मतलब मैंने कहा 12 साल का होता है उसके, तो ऐसे उसका जो राउंड लगा, एक राउंड जब नीच के बृहस्पति थे तब आपका किसान आंदोलन हो रहा था, और उस समय कोविड चल रहा था, और उस समय बड़ी अराजकता थी, समझ नहीं आ रहा था क्या होगा। बहुत ही मतलब एंटी मोदी सेगमेंट पूरे देश के अंदर था उस समय पे, और वो 1 साल रहा। वो जैसी बृहस्पति मकर से कुंभ में गए, नरेंद्र मोदी जी चमत्कारी रूप से कहते हैं मैंने तीनों कानून वापस लिए, और चीज खत्म हो जाती है। मतलब आप ये देखो कि हैरानी की बात है, जो आसमान में चल रहा है वो पृथ्वी पे चल रहा है, और अपने आप चल रहा है। तो इसलिए ये जो दैव संजोग नहीं है, ये पूरी गणित है, और ज्योतिष एक अपने आप में एक बड़ा साइंस है। तो सर, क्या हम इस साइंस के थ्रू, ज्योतिष के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि अभी जैसे, क्योंकि आपने बोला कि इसके थ्रू हम ये भी बता सकते हैं कि किस राजनीति में या किस तरीके से जो चुनावी नतीजे होते हैं उनका एक आकलन जो है वो लगाया जा सकता है। तो जो आगामी बंगाल में चुनाव है उनका मैंडेट कुछ पता चल सकता है, इससे क्या होगा? बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, वैसे तो जो चुनाव जिस वक्त होता है, ऐसा नहीं कि बीजेपी जीतती जाएगी, हारेगी नहीं। कई बार हारी, अनेकों बार हारी है, अनेक बार जीती है। तो क्या होता है, अच्छा बीजेपी को बृहस्पति से इसलिए जोड़ रहा हूं, और कोई कारण नहीं है। बीजेपी की जो कुंडली है वो मिथुन लग्न की है। उसका कर्मेश, जिसको बोलते हैं राज सुख, राजा बनने का जो ग्रह है वो बृहस्पति है बाई चांस, ठीक है ना। और जो भारत की कुंडली है वो वृषभ लग्न की है। उसमें राजयोग का मतलब उसमें राजयोग कारक शनि है ना। शुक्र, शनि, बुध उसके मुख्य ग्रह हैं। तो यहाँ पर जो आपने बात की, तो जिस समय इलेक्शन हो रहे होते हैं उस समय की आसमानी काउंसिल क्या कर रही होती है, वो उसी पक्ष में जाती है। पर क्योंकि आपने बंगाल का मुझसे पूछा, तो देखिए बंगाल में ममता जी की मजबूती बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। लंबे समय तक कम्युनिस्ट वहां रहे और बहुत स्ट्रांग रहे। उनके साथ उनके बराबर की टक्कर की ममता थी, जिन्होंने एक बड़ी फाइट करके वो वहां आई थी। एक बड़ा बदलाव हुआ था। अब लंबे समय तक ममता जी है, और ममता जी की पैठ वहां पर बहुत स्ट्रांग है ना। उनको हिलाना इतना आसान नहीं है। पर मुझे नहीं पता, मैंने अभी आपसे पहले एक पॉडकास्ट हुआ मेरे साथ किसी निजी यूट्यूब चैनल के अंदर, जो पॉलिटिकल चैनल था। उन्होंने सेम प्रश्न मुझसे किया, और मुझे लगा कि इस प्रश्न को कुछ अलग तरीके से उत्तर देता हूं। तो उसमें मैंने कोई आसमानी गणित नहीं ली, ईमानदारी से बोलो। मैंने रमल के पासे डाले, और बहुत बड़ी गणित नहीं की। मतलब एक हमारे ज्योतिष में शॉर्टकट किया, जैसे कह सकते हैं। और जिसे रमल जो है वो प्रश्न शास्त्र है। तो प्रश्न शास्त्र के अंदर उस समय जो कुछ उत्तर आ रहा है वो सत्य है। हालांकि पता नहीं, मेरे को ये भी नहीं पता बंगाल के चुनाव कब होंगे, कोई गणित नहीं पता। तो उस समय जो मैंने पासे डाले, उसमें बीजेपी कंफर्टेबली जीत रही है, जो एक बड़ी चमत्कारिक बात लग रही है। ये आने वाला समय बताएगा कि मेरी भविष्यवाणी कितनी सत्य होती है। पर हाँ, ईश्वर की कृपा से ईश्वर साथ देता है मेरा। अब इस बारे में मैं खुद भी नहीं कह सकता, पर मेरे पासों ने मतलब जो कभी निराश नहीं किया, और जब हजारों बार निराश नहीं किया और किसी एक दिन कर जाए तो मैं नहीं कह सकता ना, हम भगवान नहीं है, इंसान है। पर उसमें निश्चित, अच्छा निश्चित क्यों बार बार बोल रहा हूँ, इतनी ताकत से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे रमल के अंदर जो पासों की शक्लें हैं वो बताती हैं कि कंफर्टेबल जीत होगी, बड़ी परेशानी से होगी, चमत्कारिक होगी। तो चमत्कारिक होगी, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं। जो मेरा उत्तर आया है, चमत्कारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने बंगाल चुनाव में जीतती दिख रही है। तो सर, जैसे आपने रमल एस्ट्रोलॉजी की बात की, उसके बारे में थोड़ा और हमें बताएंगे, थोड़ा और ज्ञान देंगे कि एग्जैक्टली है क्या? हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए क्या होता है कि एक तो जन्म पत्रिका होती है, वो आपके जीवन के बारे में बताती है। परंतु जब आपका अच्छा समय होता है तब भी कुछ निर्णय आप जन्म पत्रिका के अकॉर्डिंग नहीं ले पाते। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरी एक स्टूडेंट थी, महिला थी, अच्छी उम्र की थी। उनके दो बेटे थे। उनमें से एक बेटे का पूना में और बॉम्बे में सिलेक्शन हो गया। दोनों इंटेलिजेंट था, अच्छा समय चल रहा था, दोनों में सिलेक्शन हो गया। दोनों मतलब अपने मतलब जाने माने इंस्टीट्यूट थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा, दोनों अच्छे हैं, दोनों की रेपुटेशन अच्छी है, इसको किस में भेजूं? तो मैंने पासे डाले पूना पे और बॉम्बे पे।
दोनों में जो अच्छे आए, मैंने कहा इसमें उसकी शिक्षा करा दें, वहाँ शिक्षा भी हो गई, उसकी शादी भी हो गई, अब तो उसके बच्चे भी हो गए, ये पुरानी कहानी है। तो कई बार क्या होता है कि ये जो रमल शास्त्र है, इसे बोलते हैं प्रश्न शास्त्र, ये बहुत चमत्कारिक होता है। इसमें आपकी कुंडली की जरूरत नहीं पड़ती, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, पर्टिकुलर प्रश्न का पर्टिकुलर उत्तर हाथों हाथ मिलता है। जन्म पत्रिका में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों बातें हो सकती है, खुल के हो सकती है, वो वास्ट है बहुत। ये एक लिमिटेड है, मतलब लिमिटेड है पर चमत्कारिक है। तो इसमें ये भी पता लग जाता है कंफर्टेबल जीत, बहुत परेशानी की जीत। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं, दैनिक भास्कर में मेरा छपा था 2010 के अंदर, मेरी वेबसाइट पे उसकी कटिंग भी लगी हुई है। 2010 में साउथ अफ्रीका और भारत का मैच जयपुर के स्टेडियम में हुआ था। तो जयपुर में एक पत्रकार थी मोना शर्मा, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर आपके प्रेडिक्शन चाहिए, क्योंकि जयपुर में हो रहा है और वो हमारा छपेगा। तो मैंने वो मेरी ज़िंदगी का, उसके बाद मैंने क्रिकेट प्रेडिक्शन देने बंद कर दिया। उस तक मैंने खूब दिए, 2010 तक खूब दिए। क्यों नहीं दे रहा बता देता हूँ आपको, ऐसे प्रेडिक्शन देते हुए थोड़ी सी चिंता हो जाती है। मैंने उत्तर दिया, कड़े संघर्ष के बाद भारत की जीत निश्चित है। वो ऑन रिकॉर्ड अखबार में छपा हुआ है और मैं डेट भी दे दूंगा, उसकी कटिंग भी दे दूंगा, अगर आप इस पॉडकास्ट में दिखाना चाहो तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। वो मैच शुरू हुआ, सबने कहा कि साउथ अफ्रीका इस समय फॉर्म में है। उन्होंने कहा अच्छी बात है, उन्होंने कहा इनके बॉलर अच्छे, ये अच्छे, आपका शायद गलत जा सकता है। मैंने कहा मेरे को जो ग्रहों ने संकेत दिया मैंने वो बताया, जो प्रश्न कुंडली से उत्तर मिला। उसमें एक बड़ी मजेदार बात थी, सचिन तेंदुलकर उस समय नामी ग्रामी मतलब हुआ करते थे और उस समय उनके साथ एक बैड लक चल रहा था, 99 पे आउट हो रहे थे जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा सचिन तेंदुलकर कैसा खेलेगा, मैं कहा नहीं खेल पाएगा। मतलब हर प्रश्न की एक अलग कुंडली बनती है। तो मैंने कहा सचिन तेंदुलकर नहीं खेल पाएगा, तो कहते हम नहीं छापेंगे। अब वो सेलेक्टिव थे, बहुत ज्यादा रिजिड थे। तो मैंने कहा मुझसे पूछा क्यों, मैं अच्छा उत्तर देता तो आप छाप देते। तो मैंने कहा मेरा तो जो उत्तर है वो बोला है। तो उन्होंने उस अखबार में कुछ मैनिपुलेटरी बात डाल दी, जीत के लिए चाहिए गुलाब, सचिन एक बाथ टब में बैठा है, इस तरह की बातें उन्होंने, ये अखबार वालों के अपनी गणित होती है, उसको तो मैं नहीं कर सकता। पर मैंने साफ सुथरा कहा था सचिन नहीं खेल पाएंगे। सचिन रन आउट हो गए 2 रन के अंदर, वो नहीं खेल पाए। अच्छा मैंने लिखा कड़े संघर्ष से भारत की जीत हो गई, उसमें सहवाग होते थे। अच्छा मैं क्रिकेट मतलब बहुत ज्यादा क्या बिल्कुल देखने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। उस दिन मुझे बैठना पड़ा, डे नाइट मैच था, पूरा मैच देखा मैंने। अब मैच ने इतना मेरे को टेंशन दे दिया, वो आपको किस्सा बताता हूँ। आपने लगान फिल्म देखी होगी ना, वो लगान फिल्म जैसी कहानी थी, इसलिए मैं इतनी जोर देकर इस कहानी को सुना रहा हूँ। उसमें क्या हुआ कि सबसे पहले बैटिंग की साउथ अफ्रीका ने, और साउथ अफ्रीका बहुत कम रन पे सिमट गई और 1 साइड जीत भारत की दिख रही थी शुरुआत में। और भारत ने भी अच्छी शुरुआत, ओपनिंग अच्छी की और ऐसे लगा था चुटकों में उनको हरा देंगे। परंतु गेम आगे बढ़ते 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 भारत हार के कगार पे पहुंच गया। अब भारत का जीतना मुश्किल दिख रहा था ना, इतनी बुरी हालत हो गई थी। और भारत उस मैच में बिल्कुल, उस पर फिल्म बन सकती है लगान जैसी। भारत उस मैच में अंतिम मतलब ओवर की अंतिम गेंद पर उसमें 6 लगा और 1 रन से भारत जीता। बिल्कुल फिल्मी मैच। आप उसकी डेट मैं दे दूंगा आपको अपनी वेबसाइट से, मैं उस अखबारी कटिंग दे दूंगा, आप गूगल भी कर सकते हो, उस मैच को भी देख सकते हो। तो वो मेरी भविष्यवाणी सचिन के मामले में, भारत देश के मामले में 100% सत्य साबित हुई। और ये है प्रश्न कुंडली का चमत्कार। प्रश्न कुंडली के अनेक तरीके हैं। एक तो है जन्म पत्रिका, जिस समय आप आए मेरे पास और आपने कहा कि आचार्य जी मेरी समस्या आप तुरंत समाधान करिए, तो उस वक्त के जो ग्रह हैं वो उत्तर दे देंगे। मतलब उसे प्रश्न कुंडली कहते हैं कि जिस क्षण पर आप मुझसे बात करें उस समय जो कुंडली बनती है वो प्रश्न कुंडली है। और वो चमत्कारी उत्तर दे देंगे, परंतु वो आपके पास्ट की बात नहीं करेंगे, फ्यूचर की बात नहीं करेंगे, दूसरे प्रश्नों की बात नहीं करेंगे। जिस समस्या से आप ग्रसित हो उसका चमत्कारी उत्तर मिल जाएगा, उसी समस्या का उत्तर मिल जाएगा। रमल भी एक प्रश्न शास्त्र है। वो कुंडली की कुंडली वैसी नहीं बनती, उसमें पासे डाले जाते हैं और पासों से एक कुंडली बनती है। पासों में जो निशान होते हैं उन निशानों को देखकर उस कोड से एक कुंडली बनती है 16 भाव की। और जो जनरल कुंडली होती है वो 12 भाव की होती है। ये रमल की कुंडली 16 भाव की होती है और उससे उस कोड को डिकोड करने की एक विधि होती है और उस विधि से हम उत्तर दे देते हैं। तो ये एक प्रश्न शास्त्र है, चमत्कारिक उत्तर देता है। तो ईश्वर ने चाहा तो मेरी प्रेडिक्शन सही जाएगी, मेरे को भी इंतजार है उसका। तो सर अब जैसे जब हम बात करते हैं ज्योतिष की या जिस तरीके से आपने रमल शास्त्र की बात बताई, तो उसमें ज़्यादातर ये होता है कि हम इस चीज़ के लिए करते हैं ताकि हम सावधान हो जाएं।
ये इस चीज के लिए बना है ताकि हम सावधान हो जाए। लेकिन आज के समय में, आज के युग में लोग जो है इसको एक रिजल्ट ओरिएंटेड या फिर एक जिस तरीके से कहते हैं कि बस किस प्रकार हम अपनी चीज जो चाहते हैं वो हो जाए, अब वो हमारे हित में है या अहित में है, उसे जाने बिना हम बस इस सोच को रखते हैं और इस सोच से हम प्रश्न पूछते हैं, या इस सोच से ही जितने भी ज्योतिषाचार्य हैं, जैसे आप हैं, आपके पास लोग इसी सोच से आते होंगे। तो ये कहाँ तक हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है कि जो ज्योतिष है वो हमारे हित के लिए ही है, लेकिन उसमें हित कैसे ढूंढा जाए, कैसे समझा जाए, इस पे थोड़ा हमें ज्ञान दीजिए। आपने बहुत बहुत अच्छा प्रश्न किया है, सचमुच। इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा। पहली बात तो ये है कि मेरे पास सालों से 98 से मैं पढ़ा रहा हूँ, 1998 से पढ़ा रहा हूँ, और अनगिनत लोग आए हैं, सबकी एक माइंड फ्रेम होता है और उसमें सिर्फ मोहर लगवाने आते हैं ज्योतिष की, और बड़ा उसके साथ संघर्ष भी करना पड़ता है मुझे, ठीक है ना। पहले तो इस बात को समझ लो कि ज्योतिष आपकी जिंदगी पूरी तरह से नहीं बदल सकता। अगर बदल सकता होता तो जितने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और ज्योतिषी खुद बन जाते। अगर मेरे पास खजाने की चाबी होती तो मैं मेरे लिए खोलता, आपके लिए नहीं खोलता। मेरी बात को समझो। और मतलब हर बड़े पद पर ज्योतिषी मिलते हैं आपको। तो कहने का तात्पर्य है हर कुंडली की एक लिमिट होती है, उस लिमिट में हम अवेल कर सकते हैं। और हमारा जो वर्तमान कर्म है, जिसे हम क्रियामान कर्म कहते हैं, देखो इसको पहले इसको समझना पड़ेगा। हमने करोड़ों जन्म लिए पास्ट में, और उन करोड़ों जन्मों की वजह से हमने एक सुपर कंप्यूटर कह लो, जो जिससे एक सृष्टि चलती है, जो परम पिता परमात्मा जो सर्वशक्तिशाली है, उसकी एक अलग गणित है। हमारे बृहद पाशा और शास्त्र में सप्तलोक ऊपर बताएं, सप्तलोक नीचे बताएं। मतलब भूलोक के ऊपर आपने मंत्र पढ़ते ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, गायत्री मंत्र। भू मतलब पृथ्वीलोक, भुवर मीन्स पितृलोक, और स्व मीन्स स्वर्गलोक। ये 3 लोग तो हो गए, उसके आगे भी लोग हैं, तो 7 लोग ऊपर। मतलब जब स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो हम एक क्लास से हायर क्लास में जाते हैं, पर कभी कभी फेल हो जाते हैं, कभी कभी हम पीछे भी चले जाते हैं, तो नीचे के भी लोग हैं। तो हमारी आत्मा की, हमारे कर्मों के अनुसार कुछ नीचे की गति होती है या ऊपर की गति होती है। कुछ लोग अपनी आसक्ति से इसी भूलोक पर रुक जाते हैं, जिनको आप भूत प्रेत भी कहते हैं जी, ठीक है ना। तो यहाँ पर पितृलोक, इस तरह के अलग अलग लोग हैं। उस लोक में वो तब तक रहते हैं जब तक उनके कर्मों के गणित की, आसमान की गणित नहीं बैठती। और जैसे वो आसमान की गणित बैठती है, उस समय वो ही मतलब गर्भ चुनते हैं, वो जिस गर्भ से, जिस लोगों से उनका कुछ गणित होती है। मतलब ये आपकी ग्रुप सोल्स एक साथ ट्रेवल करती है। मतलब आपके माता पिता अनायास नहीं है, आपके संतान, आपकी पत्नी अनायास नहीं है, आपके खास दोस्त आपके अनायास नहीं है, कई जन्मों से संबंध है। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा ऐसा कौन सा जन्म था जिसमें तू और मैं नहीं थे, ठीक है ना। ऐसे ही उन्होंने कहा, भीष्म पितामह ने कहा मैंने पिछले 100 जन्म देख लिया, ऐसी दुर्गति जो हो रही है मैं बाणों के शैया पे, ये मुझे नहीं दिखा। तो उन्होंने कहा इस 100 से भी आगे जा। तो आगे गए तो देखा कि सब रथ से जा रहे थे, रास्ते में एक सांप था, उन्होंने भीष्म पितामह ने उठा के उसे फेंक दिया, और वो कांटों के ऊपर जाके गिरा, और कांटे उसमें गड़ गए, और सांप का खून रिस रहा है, और उसी पे बेचारा तड़प तड़प के मर गया। तो कहने का मतलब यह है कि 100 से पहले के किसी गणित का परिणाम आज भुगत रहे हैं। तो क्या होता है कि जब हम जन्म लेते हैं तो जो जन्म पत्रिका बनती है वो एक फिक्स पाथ बताती है कि लाइफ में कब उतार चढ़ाव कैसे कैसे आएंगे, जिसे प्रारब्ध कहते हैं, भाग्य कहते हैं। पर उस प्रारब्ध के साथ वर्तमान कर्म भी जुड़ते हैं, और वर्तमान कर्मों की, पुराने कर्मों के वजह से तो ये बने हैं। जैसे आज आपने एग्जाम दिया, 3 महीने बाद रिजल्ट आएगा, काम तो आपने आज कर लिया, रिजल्ट 3 महीने बाद आएगा, हमें नहीं पता क्या आएगा, अच्छा बुरा 3 महीने बाद ही पता चलेगा। तो वर्तमान जो कर्म है वो भी उसमें जुड़ते हैं, और वर्तमान कर्म में ईश्वर ने बड़ी गजब की बात कर रखी है। आपको कुछ याद नहीं है, आप 0 से स्टार्ट करते हो, पैदा होते हो, अपने एक जीवन करते हो, आपकी परिस्थितियां आती हैं ग्रहों के अनुसार, उसमें आप किस तरीके से उसे लेते हो, और आप वर्तमान कर्मों से उसमें बदलाव करना शुरू करते हो, और उनके कुछ इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। जैसे मुझे प्यास लगी और मैंने पानी पिया, तो पानी पिया तो ऐसे नहीं अगले जन्म में जाके प्यास बुझेगी, अभी हाथों हाथ गला तर हुआ और मैं काबिल हो गया बोलने के। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ऐसे ही जो क्रियामान कर्म है उनके इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं, कुछ एक टाइम बाउंड मिलते हैं, जो मैंने एग्जाम की बात करी, और कुछ कहीं स्टोर हो जाते हैं, और वो एक समय बाद हो सकता है अगले जन्म में मिले, कभी मिले। तो ये ग्रुप ऑफ सोल्स जो ट्रेवल करती है वो हर जन्म में एक दूसरे से मिलती भी है, और कभी नहीं भी मिलती, कई बार किसी 2-3 जन्म के बाद मिलती है। तो ऐसी बड़ी गजब की बातें आपको बताता हूँ।
आनंदमयी माँ का नाम सुना होगा, जो भारत देश की एक बहुत बड़ी साध्वी हुई। और परमहंस योगानंद जी का नाम सुना होगा आपने। तो योगानंद जी अमेरिका से भारत आए, तो उनकी एक जगह पे मुलाकात हुई उनसे। उन्हें पता लगा कि वो भी वहाँ आई हुई हैं और बाई चांस परमहंस योगानंद जी वहाँ थे, तो वो उनसे मिलने चले गए। जब वो जाने लगे तो उन्होंने बोला परमहंस जी से, अपन कितने जन्मों बाद मिले हैं, अभी थोड़ा रुक जाओ। हमारा आपकी और मेरी मुलाकात कई जन्मों बाद हुई है। तो आप ये देखो कि वो उस लेवल की महिला थी जो मतलब आपने उनका नाम सुना होगा कि उन्होंने एक माला श्रीमती इंदिरा गांधी को दी थी, और वो उनके गले में वो काली माला आनंदमयी माँ की दी हुई रहती थी। और जब इमरजेंसी में सत्ता चली गई थी, वो माला टूट गई थी उनकी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उसके बाद हिमाचल के वनखंडी जो बगलामुखी का स्थान है, वहाँ 7 दिन तक दिन रात उनका अनुष्ठान चला माँ बगलामुखी का, और वापस सत्ता में वापस लौट कर आई। तो कुल मिला के बातें, सारी चीजें बड़ी गणित एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो हमारे वर्तमान कर्म अच्छे बुरे होते हैं, वो उसमें कुछ एड ऑन करते हैं, मतलब हमारे बुरे कर्मों को भी थोड़ा सेटराइट करते हैं, कुछ अच्छे कर्मों की बढ़ोतरी करते हैं, कुछ बुरे कर्मों की बढ़ोतरी करते हैं। तो ये सारा मिला जुला एक साइंस चलता है हमारा। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको फटाफट आसान कर देता हूँ चीज। मान लीजिए आज इस पॉडकास्ट के अंदर जो हमारे क्रू मेंबर्स हैं, 4 लोग बैठे हैं। आफ्टर पॉडकास्ट एक व्यक्ति आता है और कहता है कि यहाँ पर हम लोग एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाने जा रहे हैं, और आप सब स्वेच्छा से अगर देना चाहें तो पधारें, आइए। तो 2 मान लीजिए ट्विंस हैं। ट्विंस का मतलब एक ही समय पे पैदा हुए बच्चे, जिनमें 2-3 मिनट का अंतर है, 2-4 मिनट का अंतर है, और दोनों की कुंडली लगभग सेम है। सेम इसलिए क्योंकि 2 घंटे तक कुंडली एक सेम रहती है। कभी कभी किनारे पे होता है तो दोनों की अलग कुंडली हो जाती है, परंतु एक पॉसिबिलिटी होती है कि दोनों की कुंडली सेम हो, जिनकी शक्लें भी एक जैसी मिलती दिखती है। तो कुंडली सेम है, और मान लीजिए मंगल उनका अच्छा ग्रह नहीं है, इमेजिन करो। और क्यों मैंने मंगल ही क्यों लिया, क्योंकि मंगल रक्त का कारक होता है, ब्लड का कारक होता है। और मान लीजिए उनका बुरा ग्रह है और उसकी दशा चल रही है। तो दोनों भाइयों में से एक ने विलिंगली निर्णय लिया कि हाँ, रक्तदान संसार के लिए अच्छा है, मैं करूंगा। दूसरे भाई ने क्यों करेगा, मैं तो नहीं करूंगा। और जब हमें जरूरत होगी देखना कोई नहीं आएगा। उसने कई कुतर्क दिए, तर्क तो हमारे दिमाग के हैं। तो उसने कई कुतर्क दिए कि साहब, और पता है ये इतना सारा इकट्ठा हो जाता है, उसमें खराब ही जाता है बहुत सारा, तो लोगों के काम ही नहीं आता। इस तरह की उसने अपनी पूरी शब्दावली लगा दी। खैर एन वक्त पे एक बच्चा तो जाकर ब्लड डोनेट कराया, दूसरे ने नहीं किया। और दूसरा उसके 2-4 दिन बाद या 2-4 दिन पहले उसकी बाइक फिसल गई, चोट लगी, खून निकला, और उसने सामने वालों को भी गाली निकाली, अपनी किस्मत को भी गाली निकाली। मंगल ने अपना काम दोनों के किया, वहां सुई लगी, खून निकला, मंगल ने अपना काम कर दिया। अब ये 2-4 दिन का अंतर क्यों बोल रहा हूँ, जब ट्विंस में 2-4 मिनट का अंतर होता है तो दशाओं में कुछ दिनों का अंतर आ जाता है। तो रक्त वैसे नहीं निकला, वैसे निकला। तो निकलना जरूरी था। तो जब निकलना था या कोई चोट लगनी थी, मंगल चोट का कारक है, रक्त का कारक है, फाइट लड़ाइयों का कारक है, तो कोई ना कोई मंगल का प्रभाव आना था। तो दोनों के आया, अलग अलग रूप में आया। एक ने विवेक से निर्णय लेकर रक्तदान किया, उसे भी नहीं पता था कि वो कोई अच्छा काम कर रहा है, उसको लगा कि अच्छा काम कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा स्वयं विवेक से हम कुंडली के अंदर कुछ प्लस माइनस करते जाते हैं, और उससे हमारे जीवन की दिशा और दशा बदलती है। तो कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम पिछले जन्म में कर्मों को मानते हैं तो इस वर्तमान कर्मों को क्यों नहीं मानेंगे। तो हमारी कुंडली का एक आधार है, उस आधार पर बैठकर हम अपने नवीन कर्मों के द्वारा अपने जीवन का निर्माण करते हैं। तो इसलिए कर्म को हम इग्नोर कर ही नहीं सकते कि हमें बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा, कुंडली में लिखा है, तो नहीं हो सकता है ना। अगर आपका अच्छा समय है और बच्चा मेरे पास आता है पास हो जाऊंगा, तो निश्चित रूप से मेरा उत्तर होगा कि हाँ तुम पास हो जाओगे। परंतु उसके बाद वो फिल्में देखता है, बच्चों को मतलब घूमता फिरता है और कोई पढ़ाई नहीं करता, तो फेल ही होगा। समय तो अच्छा ही, सारे उसको अच्छी चीजें मिल रही हैं, उस अच्छे को उपयोग कैसे कर रहे हो। तो वहां पर ज्योतिषी की, जो आपका प्रश्न था, वहां ज्योतिषी की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योतिषी भगवान नहीं है, ज्योतिषी जीपीएस है। वो आपको मार्गदर्शन करेगा। अब आपको सुबह चलना नहीं चलना वो आपकी इच्छा। और वो जीपीएस क्यों, क्योंकि वो आपके ग्रहों की दशा देख रहा है कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, ये हॉस्पिटल ले जा सकता है, तो अभी से उसका थोड़ा सा उपाय कर लो, कहीं आपका बचाव हो जाए, आप रेस्ट ड्राइव मत करो, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात है कि ज्योतिषी सिर्फ मार्गदर्शक है, वो आपकी लाइफ को बदल नहीं सकता। बदल सकता है एक छोटे एरिया तक, जिसको बोलते हैं सेमी एसेंशियल, मतलब हमारा उतने में ही प्रभाव होता है। कुछ एसेंशियल होते हैं जैसे जन्म, मरण, परण, विधि, हार, तो उस पर इंसान का हाथ नहीं है। जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होता है, सीरियस होता है, हमारे पास लोग आते हैं, हम महामृत्युंजय करवाते हैं।
हम कहते हैं कि महामृत्युंजय शायद बच जाए, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग कैलकुलेट करते हैं मार्केश की दशा होती है, उसी में मृत्यु आती है। और मार्केश की दशा मान लीजिए 4 दिन आगे तक है, तो हम लोग यही बोलते हैं कि 4 दिन रिस्की है, अगर ये निकल गए तो व्यक्ति जी जाएगा, नहीं निकला तो, और होता भी है कि 4 दिन के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है, या वो 4 दिन निकल जाते हैं, वो हॉस्पिटल से ठीक होकर बाहर आता है, सालों साल जीता है ना। अब इन बिटवीन इंसान क्या करे, हाथ पे हाथ धर के नहीं रखता, किसी का घर का प्रिय है, पिता है, माता है, भाई है, बहन है, तो महामृत्युंजय हम लोग जाप कराते हैं, कर्म हमारे हाथ में, तो कर्म कराते हैं। और महामृत्युंजय में एक बड़ी मजेदार बात है, मृत्यु तुल्य कष्ट से मुक्ति। कभी कभी वो जो बीमारी का कष्ट भुगत रहा होता है और वो उसमें भी वो शांत, मतलब उसमें भी आराम, अगर वो मर भी जाता है तो वो उस कष्ट से मुक्ति दिला जाता है। तो हम लोग सोचते हैं कि हमने महामृत्युंजय कराया था तो बच जाना चाहिए था, तो नहीं, महामृत्युंजय मंत्र मृत्यु तुल्य कष्ट से मुक्ति कर देता है। और कभी कभार वो अगर इस इंसान के जीवन में जीवन लिखा है तो एक सरलता से उसको जीवन में ले आता है, और नहीं तो मुक्ति भी सरलता से करवा देता है। जी सर, जिस तरीके से आपने अभी बात करी भाइयों की, युवाओं की, तो अभी जो ये हमारा विक्रम संवत है, तो आपको क्या लगता है कि ये वर्ष जो है ये युवाओं के लिए कैसा रहेगा? क्योंकि अभी एआई बहुत आ रहा है और वो जो है वो हर जगह प्रभाव डाल रहा है, लेकिन जो युवा है वो उससे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, तो वो युवाओं के लिए ये वर्ष कैसा रहेगा? देखिए, एक बात तो है कि कम्पिटिटिव तो रहेगा। जैसे मैंने कहा कि भारत की कुंडली में मंगल की दशा चल रही है, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, और मंगल द्वितीय भाव में बैठा है, द्वितीय भाव धन का, परिवार का, इस तरीके का होता है। और मंगल आपके 7वां घर हमारे व्यापार का भी होता है, और विदेश नीति का भी है, क्योंकि विदेश का भी लॉर्ड है मंगल। मतलब मंगल की एक राशि विदेश भाव में जा रही है, एक मतलब आपके 7वें भाव में जा रही है। मंगल से पहले 10 साल चंद्रमा की दशा थी, तो जैसे ही मंगल आया तो सारे ऑर्डर चेंज होने लगे, चाहे ट्रंप वाली बात हो। तो ये जो मंगल है संघर्ष तो दिखा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु जहां ज्ञान होगा वहीं विजय होगी, ये पक्की बात है, क्योंकि बृहस्पति इस वर्ष का राजा है। और जब बृहस्पति राजा निकलता कैसे है वो सीक्रेट दे दूं आपको? आप सबको सीक्रेट दे देता हूं। मैं आपको वो सीक्रेट क्यों देने जा रहा हूं कि हम अपनी ऑडियंस को, आपने जो निजी प्रश्न उठाया था कि भारतीय गणना और जो जनरल गणना है उसमें अंतर क्या है, भारत के लिए लोग बोलते हैं 0 भारत ने दिया, आप यही कहते हैं आर्यभट्ट। क्या आपको पता है कि वार सिस्टम भारत ने दिया? ये कोई नहीं मानता, विदेशी भी नहीं मानते। भारत ने दिया 5000 साल पहले का हमारा ग्रंथ वृहद पर्श होरा शास्त्र के अंदर पूरा वार सिस्टम दे रखा है कि सोमवार के बाद मंगलवार क्यों आएगा, मंगलवार के बाद बुधवार क्यों आएगा, बुधवार के बाद गुरुवार क्यों आएगा। इसे होरा सिस्टम कहते हैं हम लोग, है ना। 24 होराएं होती है, ग्रहों की एक एक होरा होती है। और ये होरा सिस्टम क्या है, अर्थ से जो जितना दूर का ग्रह शनि, तो शनि की होरा के बाद उससे कम दूरी के ग्रह की होरा आएगी, उससे कम दूरी की, मतलब एक पूरी कैलकुलेशन है होरा सिस्टम। तो आपका प्रश्न क्या था अभी? जी, कि युवाओं के लिए ये जो वर्ष है। हाँ, मैं उस पर आ रहा हूँ। तो जब आपने युवाओं को पूछा और मैंने राजा की बात कर दी, तो ये जो होरा सिस्टम है, तो अगर आज रविवार है तो सुबह सूर्योदय पे सूर्य की होरा थी, इसलिए रविवार है। कल अगर सोमवार होगा तो सूर्योदय पे चंद्रमा की होरा होगी, इसलिए वो सोमवार होगा। उसके बाद मंगल की होरा होगी सूर्योदय पे, तो मंगलवार होगा। तो ये 24 एक घंटे में बदलते हैं। होरा आवर से जुड़ा हुआ शब्द लगता है। होरा शब्द विशुद्ध हिंदू मतलब भारतीय शब्द है, हमारे ज्योतिष का शब्द है। होरा के कई सारे अर्थ हैं। एक अर्थ 1 घंटे को कहते हैं, 1 आवर इस होरा। एक अर्थ होता है अहोरात्रि, वो बाद में यहाँ समझाना फिर लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कुछ बातें आपने मुझे बताई, उसी बात पे करता हूँ। आपने कहा 19 मार्च को हमारा नववर्ष शुरू हो रहा है भारतीय विक्रम संवत। 19 मार्च को आप अपने आज मोबाइल में या किसी में पॉडकास्ट के बाद देखना वार क्या है। 19 मार्च को गुरुवार है, तो जिस दिन आपका नववर्ष शुरू हुआ उस दिन जो वार है वही राजा बनेगा उस साल का। समझ में आया आपको? पिछली बार सूर्य मतलब संडे के दिन नववर्ष शुरू हुआ था, तो सूर्य राजा था। इस बार बृहस्पति राजा है। तो आप ये देखो, वार बहुत चमत्कारिक है। तभी ज्योतिषी कहता है कि बृहस्पतिवार को चने की दाल गाय को खिलाना, है ना, शुक्रवार को ये काम करना, शनिवार को नीलम अपने मध्यमा उंगली में धारण करना। तो वार का बड़ा महत्व है। तो वार मतलब उस दिन उस ग्रह का राजा है, उस राज है उसका। तो मतलब संडे मतलब सूर्य राजा है वहां का।
तो कुल मिलाकर बात है कि जो हमारा वर्ष का जो नया साल शुरू हो रहा है, बृहस्पति राजा है, तो स्टूडेंट्स को मैं कहूंगा कि शिक्षा पर ध्यान दें, मतलब उसमें कोताही ना बरते। आज एआई है तो एआई बनाने वाला भी तो ज्ञानी व्यक्ति है ना। एआई बहुत सारी नौकरियां खा रहा है, पर तो एआई बनाने के लिए भी तो एक टीम चाहिए होगी। तो इसलिए सॉरी, जो व्यक्ति ज्ञानी होगा वो राज करेगा। आप सबसे बड़ी मजेदार बात बताता हूं, आज चोर भी बड़े एजुकेटेड है। वो आम आदमी चोरी नहीं कर सकता। आज आप देखो कि जो हाईटेक चोर है वो आपके बैंक को फ्रीज कर देते हैं, है ना। साइबर क्राइम हो रहा है, डिजिटल अरेस्ट हो रहा है। तो वो साइबर क्राइम वाला वो पॉकेट मार नहीं कर सकता, वो पढ़ा लिखा ही होगा, इस बात को समझेगा। तो इसलिए आने वाले साल को अगर आपको बेहतर बनाना है तो अपने शिक्षा में मजबूत रहना। आपका राजा बृहस्पति है तो ये आपको मतलब शिक्षा के अवसर देने वाला है। बृहस्पति उच्च का हो रहा है 2 जून से, तो निश्चित रूप से शिक्षा के अवसर होंगे, शिक्षा का बोलबाला भी रहेगा। जहां रौद्र रूप है तो वहां ज्ञान का रूप भी होगा। और वहां मतलब युद्ध के लिए मतलब जो मंत्री है वो मंगल है, हालांकि युद्ध का ग्रह दूसरा आता है। हमारे साल भर के अलग अलग दिनों के वार के स्वामी अलग अलग मतलब जो हमारे आसमानी काउंसिल है, जिसमें एक राजा बना, एक मंत्री बना, एक मतलब जैसे हमारे चिकित्सा मंत्री होते हैं, ये सब मंत्री होते हैं, तो ये अलग अलग मंत्री होते हैं, अलग अलग दिनों के वार स्वामी होते हैं, और ये पंचांग उसी से बनता है। सर, ये आपने जो इतनी गहन और गूढ़ जानकारी हमें दी है, हमारी ऑडियंस को दी है, हमारे ज्योतिष के बारे में, रमल ज्योतिष के बारे में, मैदिनी ज्योतिष के बारे में, सर इसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और अनुभव सर, हम आशा करते हैं कि जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, ताकि आप इसी प्रकार की जो ज्ञानवाणी है वो हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए ज्योतिष को ध्यान में रखते हुए दोबारा लाए। दिव्य संकेत पर अपना समय देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद सर। दिव्य संकेत को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये अवसर दिया। और इस अवसर के दौरान हमारे भारतीय लोगों को सबसे पहले ये पता चलेगा कि भारतीय शास्त्र कितने अनमोल है, कितने साइंटिफिक है। मतलब आप मतलब अपने ही को कोसते हैं हम साइंटिफिक नहीं है, हम अंधविश्वासी हैं। कोई अंधविश्वास नहीं है, पूरा गणित है। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद।